स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग डिस्कस करूंगा। और जैसे कि मेरी आदत है कि मैं एक इंट्रोडक्टरी टाइप वीडियो बनाता हूं जिसमें बड़ा ब्रीफली किसी चैप्टर को डिस्कस किया जाता है। इसी तरह से लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और फिर जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो उसमें इसकी एप्लीकेशन और उसकी डिटेल्स देखेंगे। तो जनाब, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या होता है? पहली चीज़ लिखी हुई है एक्यूमुलेट्स प्रोडक्ट कॉस्ट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। यानी कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो है कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे हो तो जब आप लॉन्च कर रहे हो तब आप ये देखो कि उसकी जितनी भी कॉस्ट होंगी ना, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव यानी कि स्टार्ट टू एंड, यानी कि जब आप उसको बनाना सोचोगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे शुरू करोगे, फिर वो बिकेगा, फिर उसके लिए मार्केटिंग की कॉस्ट करोगे, फिर उसकी वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी उसको बनाने के लिए, फिर उसका जो भी प्लांट है, जब आप वो प्रोडक्ट डिस्पोज ऑफ कर रहे होगे, बनाना ख़त्म कर रहे होगे 5 साल 10 साल 15 साल बाद, तो अगर उसका प्लांट डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई डिस्पोजल कॉस्ट पे करनी होगी, वो कॉस्ट, सारी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करो। अच्छा, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम इस तरह से कॉस्ट को एक्यूमुलेट नहीं करते थे बल्कि ईयरली कॉस्ट लिखते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग, ईयर 1 की अलग, ईयर 2 की अलग। बहरहाल एक आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इधर कि आपने सारी कॉस्ट को एक साथ इकट्ठा जमा करना है। सवालात के जवाबात में देखेंगे कि किस तरह से। रिकॉग्नाइजेस द डिसीजंस मेड एट द इनिशियल एक्विजिशन हैव द इफेक्ट ऑफ लॉकिंग सर्टेन कॉस्ट इन द फ्यूचर। अब वो ये कहता है कि जब आप शुरू में प्रोडक्ट लॉन्च के वक्त ऐसा कर लेते हो ना कि आप देख लेते हो कि एक प्रोडक्ट के शुरू से लेकर आखिर तक कितने खर्चे होंगे, तो फ़ायदा ये होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग में आप गलत डिसीजन नहीं ले लेते हो। क्योंकि वो कहता है कि अगर आप लेट से जल्दबाजी में कोई प्रोडक्ट आज लॉन्च कर दोगे, उसकी वजह से कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो लॉक हो जाते हैं, फ्यूचर में अकर होते हैं और वो आप फिर हटा नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपने कोई एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको जो है वो 10 साल तक रेंट पे करना है, लेकिन आपने पहले साल या पहले दिन ये नहीं सोचा, आपने सोचा यार मुझे रेंट पे जगह चाहिए और मैं एक काम शुरू कर रहा हूँ। उसकी वजह से आप उस एक स्पेसिफिक कॉस्ट में लॉक हो जाते हो। चाहे आपका प्रोजेक्ट 4 साल का हो, आपने 10 साल तक रेंट पे करना है, 5 साल का हो फिर भी 10 साल तक रेंट पे करना है। There are three types of costs associated with a product or acquisition of an asset: cost incurred initially at the acquisition stage, routine operational cost, cost incurred at the time of disposal or ending the production। फिर वो ये कहता है कि 3 तरह के खर्चे होते हैं। एक वो खर्चे होते हैं जब आप एक्विजिशन स्टेज पर इनकर करते हो, बिल्कुल ही रिसर्च और डेवलपमेंट फेज पर इनकर करते हो, जब आप प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप वगैरह बना रहे होते हो प्रॉबेबली, और रिसर्च कर रहे होते हो। दूसरे खर्चे रूटीन ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, यानी कि किसी चीज़ को बनाने की कॉस्ट और फिर उसको सेलिंग प्राइस पे बेचूंगा। तीसरी तरह की कॉस्ट है इनकर्ड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल और एंडिंग प्रोडक्शन। जब आप प्रोडक्शन एंड करते हो तभी भी आप कभी कभी कुछ खर्चे इनकर करते हो। मिसाल के तौर पर आप जो है वो ऑयल जो है क्या कहते हैं, ज़मीन से निकाल रहे हो, और जब ऑयल निकालना 20 25 30 साल बाद बंद करोगे तो वो जो ज़मीन है उसको आपको सही करना होता है। तो ये जो सही करने वाली कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया हुआ है कि अगर आप किसी ज़मीन से कोई मिनरल या ऑयल या कोई भी नेचुरल चीज़ एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसके बाद उस ज़मीन को ठीक करोगे, ये कॉस्ट वो होगी जो मैं अपने प्रोजेक्ट को बंद करते वक्त इनकर करूँगा। द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग emphasizes that all costs should be taken into consideration when a decision is made to buy an asset or launch production of a new product। ये जो हमने बात पहले करी कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये कहता है कि सारी कॉस्ट को कंसिडरेशन में लिया जाए। अ प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेजेस, नेमली डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन एंड विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट। अब वो ये कहता है कि एक प्रोडक्ट जो है ना, उसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। पहला डेवलपमेंट, जब उसको बना रहा हूँ। इंट्रोडक्शन, जब उसको मार्केट में नया नया लेकर आया। ग्रोथ, जब लोग उसको जान रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी में इंक्रीज़ आ रहा है। मेच्योरिटी यानी कि एक हाईएस्ट लेवल। डिक्लाइन, और उसके बाद वो लोग प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं करते हैं। एंड विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट, और फाइनली आप उस प्रोडक्ट को मार्केट से विड्रॉ कर देते हो।
At each stage, selling prices will be altered appropriately, cost will differ, and companies' spending on advertisement and marketing activities will change. तो ये सही बात है कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट नया आएगा, शायद आप उसकी सेलिंग प्राइस कम रखोगे ताकि लोग उसको परचेज़ करें। फिर जब आपको लगेगा कि लोगों का एक हुजूम है, रश है, ग्रोथ है और आपकी चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, आप सेलिंग प्राइस चेंज कर कर बढ़ा दोगे। और जब आपको यूँ लगेगा कि लोग उस प्रोडक्ट को लेकर और ख़रीद कर थक गए हैं, तो शायद आप वापस से सेलिंग प्राइस को कम कर दोगे। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट है, मिसाल है। शुरू में जब लोग एक प्रोडक्ट को नहीं जानते हैं तो इनिशियल एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट ग्रेजुअली कम होती रहती है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट्स इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल कॉस्ट। ये कुछ मिसालें हैं उन कॉस्ट की जो एक प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में इनकर होती हैं। अब ये आप लोगों के सामने एक डायग्राम आ रहा है, और अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो देखें क्या हो रहा है कि दो लाइंस हैं, एक सेल्स की है और एक प्रॉफिट ऑन सेल्स की है। अच्छा, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ये भेज भी दूंगा डायग्राम, ताकि आप लोग जो है वो इसको इनलार्ज फॉर्म में देख सको। देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फेज़ है ना, उसमें सेल्स सबसे कम है, और दूसरी बात यह है कि प्रॉफिट्स नहीं है बल्कि लॉसेज है। लॉसेस क्यों है? इसलिए क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज़ में आप बहुत सारा खर्चा कर रहे होते हो उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। फिर आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली सेल्स बढ़ रही है, ग्रोथ के फेज़ में बढ़ी, फिर मेच्योरिटी में बढ़ी, और फिर डिक्लाइन के फेज़ में दोबारा से कम हो रही है। ग्रोथ का फेज़ यानी कि लोग उस प्रोडक्ट को जानना शुरू हो गए, मांगना शुरू हो गए, और वो चीज़ बिकना शुरू हो गई। मेच्योरिटी एक हाईएस्ट पॉइंट, और फिर डिक्लाइन का मतलब ये है कि लोग उस चीज़ को ख़रीद कर थक गए हैं, या वो चीज़ पुरानी हो गई है, या अब लोग कुछ चेंज चाहते हैं। प्रॉफिट्स का क्या है? प्रॉफिट्स भी ग्रोथ की तरफ और मेच्योरिटी की तरफ जाते हुए बढ़ रहे हैं और फिर वापस से डिक्लाइन कर रहे हैं, और एंड में वापस से लॉसेस आखिरी के सालों में इसलिए है क्योंकि आपको कुछ ऐसी कॉस्ट इनकर करनी होगी जिससे आपके अपने प्रोजेक्ट्स आपको बंद करने होंगे। अब ये एक समरी है। इंट्रोडक्शन फेज़, ग्रोथ फेज़, मेच्योरिटी और डिक्लाइन, ये चार मेजर फेजेस हैं। ऑल्दो डेवलपमेंट फेज़ भी आता है और विड्रॉल फेज़ भी आता है, लेकिन ये जो चार मेजर फेजेस है, इसमें क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी? इंट्रोडक्शन फेज़, लेस अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की अवेयरनेस कम होती है। हाई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बहुत इनकर करनी पड़ेगी। मार्केट डेवलपमेंट, और मार्केट जो है वो डेवलप हो रही होगी, लोग उसको जान रहे होंगे। ग्रोथ, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू मेक प्रॉफिट, लोग उसको जानना शुरू हो गए, सेल्स बढ़ गई, प्रॉफिट्स बढ़ गए, और कंपनी प्रॉफिट्स करना स्टार्ट हो गई। मेच्योरिटी, डिमांड गेट्स स्टेगनेंट, डिमांड एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई और लोग अब कुछ चेंज चाहते हैं। प्रोडक्ट इज स्टिल प्रॉफिटेबल, ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट मॉडिफाई द प्रोडक्ट टू इंक्रीज इट्स लाइफ साइकिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जब कोई प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे पहुंचता है तो इदारे को या ऑर्गेनाइजेशन को जो वो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, चाहिए कि उसका कोई नया मॉडल निकाले या कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स करें या कोई ऐसे चेंजेस करें कि वो प्रोडक्ट नया या मॉडिफाइड या यूनिक नज़र आए, ताकि उसकी लाइफ साइकिल प्रोलॉन्ग हो और अभी भी उस प्रोडक्ट की डिमांड दोबारा से इंक्रीज़ हो। ये इसी तरह से कि लेट से एक रेस्टोरेंट है, हमें याद है हमारे बचपन में जब नया नया जो है वो क्या कहते हैं, मैं नाम तो नहीं लेना पसंद करूँगा, लेकिन एक पिज़्ज़ा का बड़ा मशहूर आउटलेट है, वो शुरू हुआ तो हम लोग दीवाने होते थे, उसका पिज़्ज़ा बहुत खाते थे। एक टाइम आया कि हम उसका पिज़्ज़ा खाकर थक गए। आज की अगर बात करते हो तो शायद 100 या 1000 अलग अलग पिज़्ज़ा बेचने वाले रेस्टोरेंट्स हैं, और अगर आप नंबर ऑफ़ फ्लेवर्स की बात करो, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज़ और इंक्रीज़ और इंक्रीज़ और इंक्रीज़ हुए जा रहे हैं। शुरू में 4-5 फ्लेवर्स होते थे, फिर 6-7वें, 10-15वें, और आज शायद पता नहीं 20-25 फ्लेवर के पिज़्ज़ा आ रहे होंगे। तो क्या है कि अगर सेम चीज़ ही होती तो शायद एक बंदा उसको खा खा कर थक जाता। यानी कि उन्होंने क्या किया कि एक इनोवेशन करी ताकि लोग उसको खा खा कर थके ना। या किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लें, फॉर एग्जांपल कोई सेल फ़ोन है, हमारे सेल फोन्स जो हैं उसमें आज से 15 या 20 साल पहले के सेल फ़ोन और आज के सेल फोन्स देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर सेम ही चीज़ होती तो उसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट हो जाती। इसी तरह से हर जगह पर जो है वो इनोवेशन की ज़रूरत लाजमी तौर पर पड़ती है। डिक्लाइन, saturation point, demand starts to fall and product becomes a loss maker. Finally,
एक वक्त ऐसा आता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो इतना बिक जाता है और इतना बिक जाता है और इतना कॉमन हो जाता है कि लोग चाहते हैं कि यार बस अब इस प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदेंगे, किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो ब्रीफली अपना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को डिस्कस किया। जब हम पास पेपर के सवालात करेंगे तो इन कॉन्सेप्ट्स को रिफ़्रेश कर कर और ज़रा कुछ और डिटेल्स भी पढ़ेंगे। थैंक यू।